हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं थिएटर में रिलीज हुई फिल्म हियर को, जिसकी वो कहते हैं ना कि जब अनाउंसमेंट की गई थी पूरी फॉरेस्ट गम की टीम के साथ, यानी कि राइटर से लेकर के डायरेक्टर और 2 लीड एक्टर भी, जो डेफिनेटली यही बता रहे थे कि काफी तगड़ा सा कंटेंट बनाने के लिए इन सभी दिग्गजों को बुलाया गया है। जिसकी थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद पता चली कि इसी सेम नाम की नॉवेल रिचर्ड मैग्यूरी ने लिखी है, उसकी ये अडेप्टेशन है। बाकी फिर क्या था, जब इस फिल्म का पहला ट्रेलर निकल कर आया तो उसे देख करके ये बात पता चल गई कि यहाँ पर रॉबर्ट ज़िम्बिस्की फिर से टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हुए वो कहते हैं ना कि अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। लेकिन इस बार की उनकी ये इन्वॉल्वमेंट कंटेंट को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि देखा जाए तो फिल्म के टाइटल को जस्टिफाई करते हुए इस फिल्म के कैमरे का एंगल इधर से उधर तक मूव नहीं करता। जी हाँ, ये फिल्म पूरी तरीके से लिविंग रूम में फोकस करती है, जिसकी शुरुआत डायनासोर के टाइम पीरियड से की जाती है। उसके बाद के सारे ही टाइम पीरियड्स रिचर्ड और उसकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री बताती है। अगेन कहूंगा, उसी घर में रहते हुए कि कैसे वो घर बना था, नेटिव अमेरिकन, इन सारी सिचुएशन को बैकग्राउंड में बड़ी सी विंडो के माध्यम से दिखा करके। इसके अलावा फिल्म में टाइम के पास्ट एंड प्रेजेंट की जिस तरीके की सिचुएशन डाली गई है एडिटिंग की मदद से, वो अगर आपने ट्रेलर देखा होगा तो समझ आ रही होगी कि जो कॉलम दिखाए गए हैं, हाँ वो पूरे स्टिल्स फिल्म में एडिटिंग की मदद से टाइम को काफी ज्यादा पास आउट करने के लिए दिखाया गया है कि उस सिचुएशन में, उस टाइम पीरियड में, इस जगह पर हो क्या रहा था। लेकिन उन सबसे हटकर, जैसे कि मैंने कहा, ये पूरी फिल्म रिचर्ड की स्टोरी लाइन पर उसके पिता के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस कर फिल्म में डाली गई है। जो कैरेक्टर पॉल बेटनी ने प्ले किया है, यानी पॉल बेटनी इस फिल्म में टॉम हैंक्स के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद फैमिली में मार्गरेट की एंट्री, काफी बच्चों का बड़ा होना, बार बार कैमरे के पास घुसा करके, क्योंकि यहाँ पर वो चीज पता चल रही थी कि एक्सप्रेशन को कैप्चर करने के लिए ये चीज की जा रही है, यानी जूम इन वाला जितना भी इफेक्ट था, क्योंकि उसे छोड़ फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाने वाला भी पार्ट डेफिनेटली उस छोटी सी जगह पर घुसा करके इंट्रोड्यूस करवाने का भी एंगल ऑडियंस के लिए ही रखा गया है। क्योंकि देखा जाए तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में डेफिनेटली फिल्म की लेंथ भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिस पर फिल्म के डायरेक्टर ने मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अनजस्टिफाई करते हुए इस फिल्म को जितना भी आई थिंक 2 घंटे 40-45 मिनट के आसपास का बनाया है, जो कि मैं कहूंगा कि इस फिल्म की असल मायने में दुश्मन है। क्योंकि देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये फिल्म 20 मिनट काफी आराम से कट की जा सकती है, और ऊपर से फिल्म की शुरुआत कई सारी ऑडियंस को उतना भी ज्यादा अट्रैक्ट ना करते हुए फिल्म में कुछ भी वाला मोमेंट क्रिएट कर रही थी, जो कि डेफिनेटली मेरे 1 घंटे वेस्ट करती है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि अंत भला और सब भला वाली सिचुएशन जब इस फिल्म में फिर से कहूंगा कि फैमिली के माध्यम से निकल कर आती है, उसे देख करके आई एम सरप्राइज कि भाई साहब, अमेरिका में फैमिली को अभी इतनी ज्यादा वैल्यू दी जाती है। और हाँ, फिल्म की रेटिंग जो इतनी ज्यादा कम निकल कर आई है, वो पता चलती है कि इसी वजह से शायद से होगी। क्योंकि कहते हैं ना कि वोक माइंड वाले इस फिल्म को फैमिली के इस माध्यम के टर्न से उतना भी ज्यादा पसंद नहीं करेगी, जहां पर एक शख्स या फिर कहूँ दोनों ही शख्स अपनी वाइफ से मूव ऑन नहीं कर पाते। लेकिन बाप बेटे का ये डियो भाई कहीं ना कहीं दिल तोड़ने में कामयाब तो होता ही है, जिसका अगेन एक्सपीरियंस करने के लिए तो फिल्म को अच्छा खासा झेलना भी पड़ता है, जो कि मेरी नजर में इस फिल्म को वन टाइम वॉच वाली काफी सिंपल सी फिल्म बनाती है, लेकिन घर पर बैठकर। जी हाँ, इस कंटेंट में एक्सपेरिमेंट तो किया ही गया है, लेकिन उस लेवल का नहीं कि इसके लिए आप अपने जेब से पैसे निकाल करके खर्च करो, थिएटर जाओ, क्योंकि उस मामले में तो ये फिल्म डिसअपॉइंट करती ही है। जिसकी अगर काफी बड़ी तारीफ अच्छे से करूँ तो भाई जेमिनी मैन के बाद एंग ली ने जो भी डी एजिंग वाली टेक्नोलॉजी को खुद के माध्यम से काफी ज्यादा अपग्रेड किया था, उस बेकार सी भी फिल्म में तो यहाँ पर फिल्म के मेकर्स की तरफ का वो अप्रोच डी एजिंग को लेकर के बहुत ज्यादा शानदार है। भाई यार, इस टेक्नोलॉजी को मुझे लगता है कि आगे भी अब बहुत ही अच्छी तरीके से यूज करते हुए ये बताया जाएगा कि डी एजिंग प्रॉपर तरीके से कैसे की जाती है। क्योंकि वो चीज शुरुआत में मुझे थोड़ी फील हो रही थी, लेकिन बाद में उसकी आदत सी, वो कहते हैं ना कि लगने के बाद चीजें काफी स्मूथ सी हो गई थी। इसके अलावा एक्टर्स तो काफी ज्यादा दिग्गज कलाकार है ही, जिन्हें किसी भी तरीके का रोल दो वो उसमें आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और यहाँ पर भी वो सिचुएशन बहुत ही अच्छी तरीके से डाली गई है, यानी फिल्म के इमोशनल एंगल से लेकर के उस कैरेक्टर की कहानी मेरी नजर में बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक जाते हुए अपना एक प्रॉपर अंत भी देती है। लेकिन फिर से भाई शुरुआत बहुत ज्यादा मिड थी कि इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी बताऊं, क्योंकि अगर फिल्म को एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाया गया है ऑडियंस को फील करवाने के लिए, तो वो एक्सपेरिमेंट आपको भी फिल्म देख करके फील करना चाहिए, जो कि मेरे लिए तो नेक्स्ट लेवल था ही। और हाँ, उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इस फिल्म का एक्सपीरियंस लिया है, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक टाइम पास सी फिल्म है, एंड के फिर से कहूंगा अच्छे मैसेज के साथ, जो थोड़ा सा भारी फील करवाती ही है। लेकिन उसे छोड़ ये फिल्म, जैसे कि मैंने कहा, डायरेक्टर का एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिस पर वो बस अपनी एज हो जाने के बाद कैसे खेलते हैं वही कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो उनका पूरा ध्यान आज की तारीख में फिल्मों की स्टोरी टेलिंग में बस कुछ भी वाला मोमेंट ही क्रिएट करने की है। क्योंकि रॉबर्ट ज़िम्बिस्की का मैं बहुत बड़ा फैन था, जिन्होंने फिलहाल तो अपनी फिल्मों की इस पारी में विचेस और पिनोकी जैसी घटिया फिल्म बना करके खुद की क्रेडिबिलिटी तो कम करवाई ही है। इसके अलावा वेलकम टू मार्विन जैसी फिल्म वन टाइम वॉच के हिसाब से मेरे लिए ठीक थी, जिसके रिएक्शन लोगों के लिए इतने ज्यादा डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ इसीलिए थे क्योंकि वो कहानी एक असल घटना पर आधारित थी, जिसे रॉबर्ट ज़िम्बिस्की ने खुद के दिमाग की क्रिएटिविटी डाल करके ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग तो बनाई ही, लेकिन रियलिटी से पूरी तरीके से उसे कोसों दूर करवा दिया। लेकिन फिर भी वो फिल्म भी जैसे टाइम पास की कैटेगरी में आती है, तो हियर भी हाँ आपके उसी कॉलम को टिक मार्क करती है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, विचेस और ये पिनोकी जैसी फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी फिर क्या, आप सिंपल सी फिल्म है तो उसे ज्यादा रेटिंग की डिटेल में भी बांटने की जरूरत है नहीं, जिसे अगर मैं मास ऑडियंस की नजर से देखूं तो भाई साहब मास ऑडियंस बोर होते हुए अगर इस फिल्म
फिल्म को झेलती है तो उनकी नजर में ये बोरिंग सी फिल्म मुझे लगता है कि सी से ज्यादा की कैटेगरी डिजर्व करेगी। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स का प्यार इस फिल्म को ऑब्वियसली C+ की कैटेगरी का मिला है। बाकी वोक माइंड वाले तो इस फिल्म को काफी ज्यादा ट्रैश करते हुए इसे घटिया ही बोलेंगे, जिनसे अपनी सहमति बिल्कुल भी ना बनाते हुए मैं इस फिल्म को सिंपल सी B की कैटेगरी में रखकर टाइम पास वाली फिल्म है याद दिला दूं, जिस पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा। बाकी फिर क्या, मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.